Hello and welcome to Shanvi Study Circle. We are back with the chapter Nationalism in Europe. इस वीडियो के अंदर हमने जो है यूनिट 4, 5 और 6 को कवरअप किया है। पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कवरअप किया था। पिछले ही चैप्टर की तरह से यहाँ पे भी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन है टोटली एनसीईआरटी पे जो कि बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 3 को हमने एंड किया था विद द टॉपिक 1848 का जो लिबरल रेवोल्यूशन था, ठीक है, तो वो टॉपिक हमने वहाँ पे कवरअप किया था। यूनिट 4 से हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ठीक है। शुरुआत करेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी से। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई 1848 में जो एक लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से वहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनती है और फाइनली उसको डिसबैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिबरल इनिशिएटिव था इसको यहाँ पे क्रश कर दिया जाता है बाय द मोनार्की, मिलिट्री एंड जो लार्ज लैंड ओनर से प्रशिया के, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, इन्होंने साथ मिलकर के इस इनिशिएटिव को क्रश किया था। इसके बाद यहाँ पे टोटल जो जिम्मेदारी है प्रशिया के ऊपर आ जाती है नेशनल यूनिफिकेशन की। अब दिमाग में एक बात यहाँ पे आनी चाहिए कि आखिरकार जब प्रशिया एक वही एफ़र्ट यहाँ पे लिबरल्स की तरफ से किया जा रहा था जर्मनी को यूनिफाई करने का, और उसको प्रशिया के लोगों ने अपोज़ किया, बट वहीं पे प्रशिया के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन की आ जा रही है। तो ये बात कैसे हम कह रहे हैं? तो एक्चुअली में जो लिबरल एफ़र्ट था, एक्चुअली वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाने की बात की जा रही थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की जा रही थी। बट जाहिर सी बात है जिस तरह का जर्मन नेशन यहाँ पे प्रशिया या नेशनल यूनिफिकेशन की बात हम जो करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की जा रही है, एक एम्पायर, एक रूलर की बात की जा रही है, इस तरह का एक नेशन स्टेट क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रशिया के ऊपर आती है नेशनल यूनिफिकेशन की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे ऑटो वन बिस्मार्क, इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट, इनको हम आर्किटेक्ट कह सकते हैं जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था इसका, और इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। अब 3 लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी जाती हैं 7 साल के समय में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। तीनों में ही यहाँ पे प्रशिया की जीत होती है और जो है जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। फाइनली 1871 जनवरी में प्रशिया के जो किंग थे विलियम I, इनको यहाँ पे जर्मनी का जो है एम्परर प्रोक्लेम हो जाते हैं, ये बन जाते हैं, ठीक, जिसके लिए एक सेरेमनी रखी जाती है वर्सलीस में। अगले पेज पे हमें ऑटो वन बिस्मार्क का एक इमेज दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जर्मनीज यूनिफिकेशन, जिसको इन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से कैरी आउट किया था, ठीक। काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं ये, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक। जर्मनी के जैसे ही इटली भी जो था बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे कि हम इस बात को अगले पॉइंट से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि भाई मिड 19th सेंचुरी में इटली जो था 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट सार्डिनिया पाइडमोंट जो था, इट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। अब यहाँ पे नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, सेंटर में यहाँ पे पोप्स का रूल था, साउथ में जो थे बर्बन किंग्स थे स्पेन के, उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है 2 रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स भी होते हैं 1831 और 48 में, जिसमें मतलब मोटिव वही था जर्मनी को यूनिफाई करने का। बट इन दोनों ही रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग के फेलियर के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सार्डिनिया पाइडमोंट के ऊपर आ जाती है, जिसके रूलर थे किंग विक्टर इमानुएल II, ठीक है। अब जैसे कि जर्मनी के अंदर भाई जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने मेन रोल प्ले किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी जो चीफ मिनिस्टर हैं काउंट डी के, वो इन्होंने मेन रोल प्ले किया जर्मनी को यूनिफाई करने का, जो पूरा जिम्मेदारी थी वो इन्होंने उठाई यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने फ्रांस के साथ एक अलाइंस बना करके जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी जिन्होंने नॉर्दर्न पार्ट में कब्ज़ा कर रखा था, उनको हराया 1859 में। उसके बाद इनकी जो अपनी आर्मी थी उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे आर्म्ड वॉलेंटियर्स जो हैं गिसेप गैरिबाल्डी के अंडर में इनके साथ जुड़ जाते हैं, जिनकी मदद से ये लोग जो है जो साउथ इटली था जहाँ पे बर्बन किंग्स का कब्ज़ा हो रखा था, उनको हटा के बाहर करते हैं ये लोग, ठीक है। और इस तरह से 1861 में विक्टर इमानुएल II जो है इनको यहाँ पे एम्परर प्रोक्लेम कर दिया जाता है यूनिफाइड इटली का, ठीक है। अगले पन्ने पे हमारे पास एक इमेज है यहाँ पे, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे बैठे हुए हैं ये गिसेप गैरिबाल्डी हैं, और ये जो
व्यक्ति जिसने क्राउन पहना हुआ है ये विक्टर इमानुअल टू हैं। ठीक, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई जो गैरिबाल्डी हैं ही इज़ हेल्पिंग विक्टर इमानुअल टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली। बेसिकली मतलब जिस तरह से गैरिबाल्डी ने विक्टर इमानुअल टू को यहाँ पे हेल्प किया इटली की यूनिफिकेशन में, तो उसको यहाँ पे सिम्बलाइज़ किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे गिसेप गैरिबाल्डी की। ठीक है, तो गिसेप गैरिबाल्डी के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इसको समझ लेते हैं। इनको कहा जाता है कि दैट ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर, और ये एक ऐसे फैमिली से आते थे जो कोस्टल ट्रेड में इंगेज थी, और ये एक सेलर थे मर्चेंट नेवी के अंदर। 1833 में इनकी मुलाकात होती है गिसेप मज़िनी से, बहुत ही ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड भी थे, और ये यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद 1854 में इन्होंने विक्टर इमानुअल टू के साथ ये जुड़ जाते हैं बहुत सारे वॉल्टियर्स के साथ। ठीक है, जहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, इनके अंडर में जो बहुत सारे वॉल्टियर्स जो जुड़े थे उन्हें एक्चुअली में रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। एक बहुत ही बड़े पेट्रियट, ऑर्गेनाइज़र और लिबरल के तौर पे फेमस थे ये। अब इनका जो मेन मिशन था इटली का यूनिफिकेशन, उसको अचीव करने के बाद एक पीसफुल लाइफ, एक पीजेंट की पीसफुल लाइफ जो है यहाँ पे के तौर पे जीने लगते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ये देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम इसको समझें कि ब्रिटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वाई वी आर कॉलिंग द केस ऑफ ब्रिटेन एज ए स्ट्रेंज। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है ये कोई एकदम से कोई सडन अपहेवल, यानी कोई एकदम से बदलाव नहीं आया, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुए यहाँ पे, बल्कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। मतलब एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के माध्यम से जो है यहाँ पे ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से इसके केस को थोड़ा सा स्ट्रेंज अलग कहा गया है। बात करेंगे कि भाई जो ब्रिटिश आइलैंड था ये कई सारे एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहा करते थे। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश लोग रहा करते थे, और इन सारे ही एथनिक ग्रुप्स का अपना कल्चर, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे। बट धीरे धीरे क्या होता है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम जो ब्रिटिश इंग्लिश नेशन था, ठीक है, इट इस वो जो है यहाँ पे वेल्दी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। ठीक है, और ये अपना इन्फ्लुएंस जो है दूसरे नेशंस के ऊपर, जो आइलैंड के दूसरे नेशंस थे, दूसरे एथनिक ग्रुप से, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे दिखाने लगता है। ठीक है, एक डोमिनेंसी इस्टेब्लिश करने लगता है। फाइनली 1688 के अंदर जो है इंग्लिश पार्लियामेंट यहाँ पे जो है मोनार्की से पावर सीज़ कर लेती है, अपने हाथों में ले लेती है। इस इंसिडेंट को कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि भाई 1685 में जेम्स टू यहाँ के रूलर थे, एम्परर थे, और इन्होंने इनके टाइम पे एक्चुअली में क्या होता है कि मतलब ये प्रोटेस्टेंट्स कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे जो प्रोटेस्टेंट्स के फेवर में थे और चूँकि कैथोलिक्स के फेवर में थे। ठीक है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर देते हैं, और इसी को ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उसी की वजह से यहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों में पावर आ जाती है मोनार्की से। बेसिक बात हमें ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अपने टॉपिक पे ही रहना है कि भाई 1688 में पहला इवेंट हुआ कि भाई जब मोनार्की से पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद 1707 में यहाँ पे एक एक्ट ऑफ यूनियन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसकी वजह से यूके का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली जाकर के 1801 में आयरलैंड को भी यहाँ पे फोर्सिबली मिला लिया जाता है यूके में। तो इस तरह से ब्रिटेन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई एक क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ से एक और क्वेश्चन जो तैयार होता है वो है कि भाई हाउ ब्रिटेन टुक एडवांटेज ऑफ आयरिश प्रॉब्लम टू ब्रिंग इट अंडर इट्स कंट्रोल, है ना, आयरलैंड को अपने साथ मिलाने के लिए कि वहाँ पे जो क्या प्रॉब्लम थी ऐसी जिसका एडवांटेज इन्होंने उठाया। ठीक है, तो आयरलैंड की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि भाई जो ये कंट्री थी इट वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। यहाँ पे ये दो ग्रुप्स में बटे हुए थे ये लोग, और इंग्लिश जो मैन थे इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक, कैथोलिक्स के ख़िलाफ़। कैथोलिक्स ने यहाँ पे रिवोल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंसी के ख़िलाफ़, बट इनका रिवोल्ट जो था वो सप्रेस कर दिया जाता है, और फाइनली आयरलैंड को फोर्सिबली यहाँ पे यूके में मिला लिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे यूनिट 5 की, विजुअलाइजिंग द नेशन। सवाल यहाँ से बनता है कि भाई हाउ आर्टिस्ट इन 18 एंड 19 सेंचुरी पर्सोनिफाइड द नेशन। ठीक, तो बात आती है कि भाई जब हम किसी रूलर को पोर्ट्रे करना हो, उसका स्टैचू बनाना हो तो ये काफ़ी आसान होता है, बट सवाल उठता है कि हाउ विल गिव अ फेस टू नेशन, है ना।
तो जो आर्टिस्ट थे 18 एंड 19 सेंचुरी के, उन्होंने एक्चुअली में नेशन को पोर्ट्रे किया एज अ फीमेल फिगर, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हम भारत माता जो है हम उस एलिग्री है हमारे यहाँ जो हम यूज़ करते हैं नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है भारत माता, ठीक है। तो इसी तरह से फीमेल एलिग्रीज का इस्तेमाल किया गया नेशन को पोर्ट्रे करने के लिए 18 एंड 19 सेंचुरी के अंदर। अब जो ये फ़ीमेल फॉर्म चूज़ किया गया नेशन को प्रेजेंट करने के लिए, फेस देने के लिए, ये कोई रियल लाइफ फिगर नहीं था, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जिसे कॉन्क्रीट फॉर्म दिया गया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी आर्टिस्ट जो थे उन्होंने फ़ीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया, जो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक जैसे आइडियाज़ थे इनको पोर्ट्रे करने के लिए। अब फ्रांस में जो एलिगरी यूज़ की गई उसका नाम था क्रिस्टीन मरियाने, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, और जो मतलब नेशन को एक फेस देने के लिए उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस एलिगरी का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया नाम की एलिगरी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जर्मन नेशन को प्रेजेंट करने के लिए। अगले पेज पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जर्मेनिया का इमेज हमें दिखाया गया है, ठीक। जर्मेनिया जो कि एलिगरी है जर्मन नेशन की, या हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन है जर्मन नेशनलिज्म का। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दैट शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यहाँ पे सर पे देख पा रहे हैं कि भाई इन्होंने एक क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, ठीक। एक ड्रेप पहना हुआ है इन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का। इसके अलावा इन्होंने एक हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में जर्मन एम्पायर का जो फ्लैग है उसको पकड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है हमारे पास ये है एक पोस्टेज स्टैम्प है जिसके ऊपर जो है मरियाने जो फ्रांस की जो एलिगरी है उसकी इमेज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो मरियाने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड रिपब्लिक, है ना। रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट जो होता है ये आपका एक नॉट होता है रिबन्स का जो कि हैट के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रांस को सिंबलाइज़ करती हैं, ठीक। एक तरह से हम नेशनल यूनिटी का सिंबल भी कह सकते हैं इनको। इनके स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं टाउन हॉल में, लॉ कोर्ट वगैरह में, ठीक। इसके अलावा इनकी इमेजेस जो कंट्री की जो ऑफिशियल सील है उस पर देखने को इनग्रेव्ड मिलती है, फ्रेंच कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलती है, पोस्टेज स्टैम्प्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, ठीक है। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 6 इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई जो लास्ट क्वार्टर था 19 सेंचुरी का, यहाँ पे नेशनलिज्म का एसोसिएशन जो था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ, लिबरलिज्म के साथ, वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। क्योंकि इस समय में एक्चुअली में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे एक दूसरे को लेकर के, और वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी वो मैनिपुलेट कर रही थी यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, एस्पिरेशंस को, ठीक है, अपने इम्पीरियल एम्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब लास्ट पॉइंट जो है हमें यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, इम्पीरियलिज्म का मीनिंग क्या है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें रिच और पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे कंट्रोल करती हैं या बेसिकली कॉलोनाइज़ कर लेती हैं उन कंट्रीज़ को जो उनके बराबर रिच या पावरफुल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बाल्कन का जो टॉपिक है हमारा। तो सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे बाल्कन। अब कैसे ये सोर्स था नेशनलिस्टिक टेंशन का, इसको समझते हैं। बाल्कन जो था ये एक ऐसा रीजन था जो जियोग्राफिकली और एथनिकली भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन वाला रीजन था, और इसमें मॉडर्न डे स्टेट जैसे कि रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ये सभी आते हैं। और इनके इनहैबिटेंट्स जो रहने वाले लोग हैं उनको स्लाव्स कहा जाता है। अब ये इसका बाल्कन स्टेट्स का बहुत बड़ा पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। बट विद द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म के जो रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं इनके पॉपुलर होने की वजह से, और दूसरा ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से। अब इंटरनल जो रीजंस हो सकते हैं, कुछ इंटरनल स्ट्राइफ हो सकती है, उसका रीज़न जो डिसइंटीग्रेशन है उसके पीछे। तो इस वजह से ये जो रीजन था बाल्कन वाला, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, ठीक। एक एक करके मतलब ऑटोमन एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए, और जो रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड हो रहे थे उसका फ़ायदा उठाते हुए, यहाँ पे जो
बाल्कन स्टेट से एक एक करके इससे अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। बट भले ही वो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए थे, बट स्टिल उनमें खुद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बाल्कन स्टेट जो थे आपस में म्यूचुअल जेलसी इनमें बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हर एक स्टेट दूसरे स्टेट को यहाँ पे जो है कॉन्कर करना चाहती थी, अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहती थी। इसकी वजह से इनके आपस में जो यहाँ पे है राइवलरी शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ये आपस में तो लड़ ही रहे थे, इसी बीच जो बिगर पावर्स थी यूरोप की, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह, ये भी जो है यहाँ पे इस बाल्कन स्टेट वाले एरिया को कॉन्कर करना चाहते हैं, ठीक। और इवन दूसरे जो पावर्स हैं, बिगर पावर्स हैं, उनको रोकना चाहते हैं बाल्कन्स को टेक ओवर करने से। तो इसकी वजह से यहाँ एक सीरीज़ ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, जो फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहानी हम समझ रहे हैं कि भाई कहाँ से शुरू होती है, बाल्कन से शुरू होकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुँच जाती है। अब अगले जो लास्ट इमेज हमारी इस चैप्टर की आती है वो ये है हमारे सामने। इसमें क्या दिखाया गया है, क्या ये है एक्चुअली में, इसको समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअली में कह रहा है कि इट इज़ अ मैप दैट सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर को दिखाया गया है, ठीक। एट द टॉप वी कैन सी एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे एक एंजल है जो कि फ्रीडम का बैनर पकड़े हुए, ठीक है। इसके बाद फोरग्राउंड में अगर हम देखें तो ब्रिटानिया को दिखाया गया है यहाँ पे। ये ब्रिटानिया जो है ग्लोब के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है, जो कि सिंबलाइज़ कर रहा है कि भाई ब्रिटेन की डोमिनेंसी को सिंबलाइज़ करता है पूरे यूरोप में, ठीक। और यहाँ पे जो टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, या जो प्रिमिटिव पीपल देखने को मिल रहे हैं लाइक ये, ठीक। तो ये जो हैं सिंबलाइज़ करते हैं जो कॉलोनीज़ हैं उनको, ठीक है, दैट हैव बीन एक्वायर्ड बाय ब्रिटेन। तो बेसिकली पूरी तरह से यहाँ पे ब्रिटेन की डोमिनेंसी को दिखाने की कोशिश की गई है इस इमेज के थ्रू। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि भाई क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे कॉलोनीज़ में हो रहे थे जब नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म के साथ अलाइन कर जाता है और फाइनली वर्ल्ड वॉर यहाँ पे शुरू हो जाती है। इस बीच कॉलोनीज़ में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि भाई मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो कॉलोनाइज हो रखी थी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, ठीक। यहाँ पे जो है इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज़ करना शुरू कर देते हैं लोग। इसके अलावा एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के, इनको रेप्लिकेट नहीं किया जाता है, जबकि लोग जो हैं अपने आइडियाज़ जो हैं अपने तरीके से नेशनलिज्म को यहाँ पे समझते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है स्ट्रगल यहाँ पे शुरू हो जाता है इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग लोगों में डेवलप हो जाती है जब वो कन्फ्रंट करते हैं इम्पीरियलिज्म को, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आइडिया था सोसाइटी का, जो कि नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज, मतलब एक आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, ये यहाँ पे नेचुरली या एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस इसकी लोगों में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर ऑल अदर सोशल साइंस चैप्टर्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ।